गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आजकल मैं आप लोगों को ग्रामर शुरुआत से रिवाइज करवा रही हूँ ताकि हमारे एमसीक्यू तैयार हो पाएँ। एमसीक्यू करने का तात्पर्य है कि आपको जो भी पढ़ाया जाए उसका एक एक शब्द आपको अर्थ सहित स्पष्ट हो। तो समास जो शब्द है वो 2 या 3 शब्दों को समीप लाकर जब हम संक्षिप्त कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो उसे समास कहा जाता है। बच्चों, जब कोई भी लैंग्वेज हम यूज करते हैं तो उसे हम सुंदर से सुंदर बनाने का और संक्षिप्त बनाने का प्रयत्न करते हैं। बहुत बड़े सेंटेंस में अपनी बात कहना अच्छा नहीं माना जाता है। तो उन सेंटेंसेज को जहाँ पर ज़रूरत नहीं हो व्यर्थ की बातें करना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर उन्हें हम समासिक शैली में कह सकें, संक्षिप्त शब्दों में कह सकें, तो उसे ग्रामर की दृष्टि से अच्छा माना जाता है, भाषा की दृष्टि से। तो समास इसीलिए प्रयोग किए जाते हैं ताकि हम बड़े सेंटेंस को बदलकर एक शब्द कर दें या 3-4 शब्दों का एक शब्द बना दें। तो समास का संक्षिप्त अर्थ है संक्षिप्त करना या छोटा करना। अब समास पढ़ने के लिए आपको कुछ शब्दों को समझना अनिवार्य होता है। जैसे आप शब्द देखिए, आपके सामने स्क्रीन में है समास विग्रह। विग्रह का मतलब होता है बच्चों तोड़ देना या झगड़ा कर देना। तो समास जब सामासिक शब्द होता है, जो पूरा शब्द होता है, जब हम उसको तोड़ते हैं तो उसे विग्रह कहा जाता है। समास में विच्छेद नहीं कहा जाता। विच्छेद आप 8th में पढ़ते थे, संधि में विच्छेद होता है, समास में नहीं। अब समास विग्रह करने के पश्चात 2 या 3 शब्द आते हैं तोड़ने के पश्चात। तो पहले शब्द को पूर्वपद कहते हैं और बाद वाले पदों को उत्तरपद कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, पूर्वपद और उत्तरपद। जैसे हिमालय, हिम का आलय, तो हिम पूर्वपद है और का हमने विग्रह के लिए यूज किया है और का आलय घर ये उत्तरपद है। मतलब पहला शब्द पूर्वपद और दूसरा शब्द उत्तरपद। ये भी संक्षिप्त क्वेश्चंस में आ सकता है। अब बच्चों इम्पोर्टेंट है समास के भेद, क्योंकि शब्दों को अनेक तरीक़ों से संक्षिप्त किया जाता है। तो उनके 6 भेद होते हैं जिनके नाम हैं, सामने देखिए आपके, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब मैं आपको नाम बता रही हूँ। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो बच्चों सबसे पहले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव जिसमें अव्यय का भाव शामिल होता है। अब ये अव्यय क्या है? अव्यय है बच्चों शब्द का वो टुकड़ा जो कभी बदलता नहीं है, चाहे वो स्त्रीलिंग के साथ लगे, पुल्लिंग के साथ लगे, एक वचन के साथ लगे या द्विवचन के साथ लगे, वो हमेशा अपने जैसे ही रहता है। तो पहला समास है अव्ययी भाव समास। इस समास की परिभाषा होती है, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो आप केवल क्या याद करिए, अव्ययी भाव। तो ये अगर नाम आपको लिखना आ गया और याद हो गया तो आपको परिभाषा स्वयं ही याद हो जाएगी। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसमें पहला पद अव्यय होता है। अव्यय यानी कि ऐसा होता है जो कभी बदलता नहीं है। इसके एग्जाम्पल हैं प्रतिदिन। जैसे प्रति को हमने दिन के साथ लगाया तो भी प्रति है। प्रति व्यक्ति, अब हमने व्यक्ति के साथ लगाया तो भी है। प्रति छात्रा, अगर हमने स्त्रीलिंग के साथ लगाया तो भी वैसे ही है। ठीक है, तो प्रति कभी बदलता नहीं है, इसलिए वो अव्यय है। ऐसे ही यथा समय। तो ये अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जिन्हें प्रत्येक दिन समय के अनुसार इस तरह से विग्रह किया जाता है। समय के अनुसार में कौन सा पूर्वपद है? समय के अनुसार। अनुसार कौन सा है? उत्तरपद। ठीक है, अगला आपका अभी मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ, फिर हम परिभाषा में जाएंगे। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वे समास हैं जिनमें
अगर हम विग्रह करते हैं तो विभक्तियाँ होती हैं और शब्द बताते समय विभक्ति का लोप हो जाता है। आपको मैंने देखे इन जो छोटे छोटे नोट्स हैं इनके माध्यम से ये बता रखा है कि अव्ययी भाव में अव्ययी का प्रयोग होता है, तत्पुरुष में विभक्ति का लोप होता है। तो इससे पूरी परिभाषा आपकी आ जाएगी। वे समास जिनमें विभक्ति का लोप होता है उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, जब हम विग्रह करते हैं तो विभक्तियाँ सामने आ जाती हैं। राजा का कुमार, देव मंदिर, देवताओं का मंदिर। ठीक है, तो इसके पश्चात बच्चों ये शॉर्ट में मैं आपको समझा रही हूँ पहले, फिर हम विस्तार में जाते हैं। द्विगु समास। द्विगु मीन्स, शब्द याद करिए, संख्यावाची। मतलब द्विगु समास में संख्या प्रयुक्त होती है पहले भाग में। ठीक है, तो द्विगु समास वह समास जिसमें संख्या का प्रयोग पूर्व पद में किया जाता है, जिसका पहला भाग संख्यावाचक होता है। जैसे पंचवटी, 5 पहले शब्द में प्रयोग किया गया, चौराहा। तो इसको द्विगु समास को हम संख्यावाची बोलते हैं। और इसको विग्रह करते समय हम कैसे लेते हैं? देखिए, 5 वटों का समाहार या 4 राहों का समाहार या 4 राहों का समूह। ठीक है, अगला है, मैं अभी शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। फिर द्वंद्व समास है जिसमें हम शब्दों को जोड़े में प्रयोग करते हैं, पेयर में प्रयोग करते हैं और इनको विग्रह करते समय राजा और रानी, राजा तथा रानी, राजा या रानी, इस तरह के शब्द आते हैं। तो बच्चों, द्वंद्व मीन्स जोड़ा। जिस समास में शब्द जोड़े के रूप में प्रयोग होते हैं उनको विग्रह करने पर तथा या अथवा योजक शब्दों से जोड़ा जाता है तो उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। अगला है शॉर्ट में, देखिए, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि का शॉर्ट अर्थ है अन्य अर्थ। जहाँ वाक्य किसी अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, कोई अन्य अर्थ कहने लगते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे वंशीधर, वंशी को धारण करने वाला, इतना बड़ा सेंटेंस है लेकिन वो किसके लिए रूढ़ हो जाता है? कृष्ण के लिए। ठीक है, तो ऐसे समास बहुव्रीहि समास है। अगला आखिरी है आपका कर्मधारयी समास। जिस समास में विशेषण और विशेष एक साथ रहते हैं, मतलब विशेषता बताने वाला शब्द और जिसकी विशेषता बताई जाए वो शब्द एक साथ रहते हैं, वो कर्मधारयी समास है। तो आज मैंने आपको समास केवल शॉर्ट में बताया है। इसकी विस्तृत परिभाषा और विभिन्न उदाहरण हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, एक एक करके आपको चीज़ों को समझना है, लिखित कार्य करना है, कॉपी चेक करवानी है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो धीरे धीरे आपका काम पूरा होता जाए। जो बच्चे आ रहे हैं उनकी कॉपियाँ हम कक्षा में चेक कर रहे हैं। आप लोग भी अपना काम करके रखिएगा। जो भी नोट्स भेजा जाता है, यदि आपने पहले नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, यदि आपने कर लिया है तो उसे याद कर लीजिए, क्योंकि आपकी अगली परीक्षा में आपके सामने MCQ होंगे जिनका उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आप पूरी तरह से कंफर्म हो। तो बच्चों, ये क्लास हमारा इतना ही है। आप समास को याद करिएगा। अभी इसकी विस्तृत परिभाषा हम अपनी अगले कक्षा में करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।